हेलो गाइस, कैसे हो सभी। देखो, सीआरटीशिप में पहली बात तो इतनी डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कई जगह डर के बैठे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि कुछ जनों को मैसेजिंग करनी नहीं आती है। मैसेजिंग करनी नहीं आती है या मैसेज करते नहीं है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? जैसे आज सुबह मेरे पास एक जने का मैसेज आता है कि काइंडली रेफर मी फॉर दिस एचोटेड प्रोफाइल इन योर फॉर्म और गिव मी दी एचआर आईडी। एक सेकंड लाइन में अब दोबारा बोल के ऑब्जर्व करके देखो, और गिव मी दी एचआर आईडी। एक तरह से ये लगता है कि आप पर्सन है सामने वाला ऑर्डर कर रहा है। बट एक जब सामने अगर इस बात को ऐसे लिखा जाए, इट इज अ रिक्वेस्टेड यू टू दैट काइंडली शेयर मी योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एचआर और दिस, कि हल्की फुल्की वर्डिंग्स चेंज करके हमारा मैटर वही रहेगा, सब चीजें वही रहेगी, बस सामने वाले के मन पे एक तसल्ली मिल जाती है। ये मैं मेरे लिए बात नहीं कर रहा, ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। और प्लीज यार, चैट बॉक्स के बजाय अगर आप ओपन होकर सब वन टू वन बात करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, वैसे डाउट सेशन है तो प्लीज मैं चाहूंगा पहले आप सब अपने डाउट्स को लेके आइए। सर मेरा डाउट था कि रिगार्डिंग आर्टिकलशिप की अभी वैकेंसीज नहीं आ रही। मेरे पास वैकेंसीज नहीं आ रही है, इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत मैसेज आता है कि वैकेंसी कब आएगी। इसके बारे में किसी को भी कुछ आइडिया नहीं है। अगर ये पूछना है तो एचआर से पूछिए या पार्टनर से पूछिए। और वैकेंसी का टू बी ऑनेस्ट कोई भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कब आएगी कैसे आएगी। वो फॉर्म से रिक्वायरमेंट होती है भाई, किसी टाइम ज्यादा बंदे छोड़ के चले गए, या कभी एकदम से एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, कोई न्यू क्लाइंट्स एक्वायर हो गए हैं, ये कुछ इस तरीके से। बट कोई ना यार, हो जाएगा। वैकेंसी सर वैसे अब जैसे वैसे कि नहीं, बिग बिग फोर में वैकेंसीज अभी आ नहीं रही है। और जैसे कि अब टीआर चड्डा है, मेरे को टीआर चड्डा से ऑफर आया हुआ है, तो आज मैंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर वो, क्योंकि मेरे को बिग फोर में ही करना है। ओके। यार पता है क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट, इसके रिगार्डिंग मेरा बड़ा पार्शियल व्यू रहता है। अब हम आते हैं आंसर पे। देखो, टीआरसी छोटी मोटी फॉर्म नहीं है, वो काफी अच्छी फॉर्म है, बड़ी फॉर्म है। अब यार बिग फोर के चक्कर में कई जने बैठे रहते हैं, ये आज की कहानी नहीं है। मैं पिछले एक साल से एक्टिव हूँ तो तब देख रहा हूँ, कुछ लोग अपना अटेम्प्ट तक स्किप कर देते हैं। बट यार, कई बार फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या एक्स्ट्रा जेड रीजन है। अब जैसे मैं हूँ भाई, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बट बिग फोर के चक्कर में यार अटेम्प्ट स्किप करना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, वाइज डिसीजन नहीं है। तो और ऊपर से अगर आप अभी कैंसिल करते हैं कि मैं इस टॉप 20 फॉर्म से टॉप 10 से मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ बिग फोर के चक्कर में भी, या मैं अटेम्प्ट स्किप करता हूँ, तो एक चीज तरीके की गारंटी है कि मेरे को अगली बार जाके वो चीज पक्का मिलेगी। जब तक अनसर्टेनिटी है, ये चीजें हमारे पास रहेगी। अगर आपके पास ये अभी मेरा चाचा है, दाऊ है, फूफा जी है, कंपनी में है, वो मेरे को लगवा देंगे, वो एक एक्सेप्शनल केस है। बट अगर कोई मेरे रिलेटिव्स नहीं है, मैं लिविंग दादा के घर से बैठा हूँ, तो थोड़ा सा कंपेरेटिव मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, किसी भी फॉर्म को डिसरिस्पेक्ट ना करें यार, क्योंकि ना फॉर्म्स हैं, उनका कुछ फॉर्म्स का ना, या एसएस उठानी होगी, टीआरसी होगी, इनकी मार्केट में देखो स्टाइपेंड बेशक कम है, बट इनकी एक अलग से रेपुटेशन है। अगर आप जाके बोलते हैं कि मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ से किया ना, सामने वाला बंदा एकदम तो आपको इज्जत दे देता है। उनको पता होता है इस फॉर्म के क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है। इन फॉर्म्स के जो कॉन्स है, वो दूसरी जगह बेनिफिट्स माने जाते हैं। भाई, अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती, स्टाइपेंड आप फाइनेंस अच्छा मैनेज करते हैं, आपको हर चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होती है, अगर आपको सपोर्ट नहीं रहा तो आपको अकेले रह के काम करने की आदत है, आप डेप्थ एनालिसिस करते हैं, वो चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को प्लीज़ कंसीडर करिए। पार्टनरशिप में अगर आप सोचते हैं, बहुत जने सोचते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं पापा मम्मी से पैसे ना लूँ, ये ना लूँ, वो ना लूँ। बिग फोर का स्टाइपेंड भी 15,000 है, मैक्सिमम 15,000 है फर्स्ट ईयर में। तो एक चीज़ देखिए, 15,000 में जैसे आने जाने का एक्सपेंस होता है, वहाँ पे कुछ सर जने शौक ये के। सब दिक्कत नहीं थी मुझे मुझे ना मेरे को प्रोफाइल अच्छी नहीं मिल रही थी, वहाँ पे डीटी मिल रही थी। मेरे को फिर चाहिए आपका स्टैट हो गए। देखो, फिर आपके ये रीजन जायज है कि आपको प्रोफाइल नहीं अच्छी मिली, तब रिजेक्ट कीजिए, तब आपकी मर्जी है। बट क्योंकि मैंने ना अभी रिजेक्शन में ये नहीं रिजेक्ट करा, मैंने रिजेक्शन में ये लेटर लिखा है कि उन्हें अगर स्टैट ऑडिट में अगर स्पेस है तो मैं, आप मेरे को स्टैट ऑडिट में शिफ्ट कर दो, मैं अब कल से ज्वाइन कर। ये वो ना, देखो टाइम टू टाइम होता है, स्क्रैप में काफ़ी कॉम्पिटेंसीज आजकल आने लगी, वो भी ऑनेस्ट करना तो है। अगर आप ओवर एफर्ट्स डालें, आप ओवर एफर्ट्स डाल सकते हैं, क्योंकि उसी फॉर्म में आप मैनेजर से कनेक्ट कर लीजिए, किसी से कनेक्ट कर लीजिए, तो मे बी केस करता है क्या हो जाए। ओके सर। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि आप ईवाई में हो ना अभी। हाँ। अब जैसे कि मैंने लिंक्डइन पे किसी से रेफरेंस मांगी थी, उन्होंने रेफरेंस लगवा मतलब दे दी, रेफरेंस के थ्रू मेरे पास मेल आ चुका है ईवाई का, और मैंने रिज्यूम अपलोड कर दिया है, उसमें लिखा है कि रिज्यूम को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे।
तो वो कितने दिन में हो जाता है? कोई टाइम हाँ? कोई टाइम लाइन नहीं है कि कितने दिन में शॉर्ट लिस्ट होएगा क्या नहीं होएगा, इस चीज़ का कोई भी श्योरिटी नहीं है। नहीं, नियर अबाउट इंटरव्यू कब से स्टार्ट कुछ हो जाता है, ये कोई आइडिया है? कुछ भी अरे कुछ भी पीरियड स्कैड नहीं होगा ये, इधर 5 दिन में ही ओके होना है, सर। 10 दिन में ही होना है, कि अगर 10 दिन से ज्यादा होगा तो सब रिजेक्टेड हो जाएगा। होने को आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, हफ्ते में भी, 10 दिन में भी, महीने में भी, 2 महीने में भी हो सकता है। कुछ नहीं पता चल रहा। ओके सर। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। यस। सर, कुछ क्वेश्चंस है मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड, उसको कैसे आंसर करना चाहिए वो प्लीज बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऐसा बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर मैं बीडीओ का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो वाई बीडीओ, अगर मैं डेलॉइट का देने जा रहा हूँ तो वाई डेलॉइट, तो उसको कैसे आंसर करना चाहिए। या सबसे पहले ना, होता क्या है, जैसे आज लिंक्डइन पे मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि भाई मैं ईवाई के काम को देख के बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें पता है फॉर्म्स बड़ी है, भाई काम तो कुछ ना कुछ करते ही हैं ये अलग। तो इसके बजाय ना आप क्या कर सकते हैं, उनके कैरियर पेज पे जाइए। उनकी ना कुछ एक टैगलाइंस होती है, जैसे मेरे को अभी करंटली ईवाई की याद है, बिल्डिंग अ बेटर वर्किंग वर्ल्ड। और जीटी की भी कुछ 6 कोर वैल्यूज है, मैं अभी भूल गया हूँ, बट मैं जब जीटी के बारे में सर्च किया तो उसकी 6 वैल्यूज थी। आप उनके जब करियर पेज पे जाएंगे, उन 6 वैल्यूज को या 5 6 जितनी भी लिखी हुई है, 1 2 3 जितनी भी है, एक मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है यूट्यूब पर पूरी, जिसका नाम मैंने एचआर के साथ बताया है कि आपको ये सब पता होना चाहिए, जैसे उस कंपनी का सीईओ कौन है आप बता सकते हैं। आप उनमें ये बता सकते हैं कि भाई कंपनी की कॉल वैल्यूज क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी वेब पेज पे लिखा होता है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ को हम ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा रीजन होते हैं। तो अगर आप उनकी कंपनी के कैरियर पेज के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें अच्छा रहेगा। उसमें होता क्या है, आप बिल्कुल स्टैंड आउट कर जाएंगे। 10 जने आके 10 में से 8 जने उनकी होंगे, ये बोलेंगे वीडियो बहुत बड़ी फॉर्म है, बहुत अच्छी है, एम्प्लॉय को बहुत ही ट्रेन करना, मतलब कॉपी पेस्ट बातें जो पढ़ के नहीं आते बिल्कुल भी। और कौन भी अदर है, आप उनके कैरियर पेज पे जाके जो उन्होंने बातें लिखी आप सीधा वही बोल दोगे, आप बोल दोगे। और उन 5 6 में से आप कोई एक वैल्यू को उठा लो, पहले आप ये बोल दो कि मैम मेरी वैल्यूज ये है, और मैं अपनी वैल्यू को आपकी इन 5 वैल्यू में से अलाइन कर पा रहा हूँ, इससे तो मुझे वीडियो ज्वाइन करने में काफी इंटरेस्टेड है। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा इंटरव्यू। ओके। और उसके ही रिलेटेड अगर ऐसा पूछा कि अगर मैं डेलॉइट में हूँ तो वाई केपीएमजी क्यों नहीं और डेलॉइट क्यों, ऐसा कंपैरेटिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो उसको कैसा ये करना ना चाहिए देखो, आंसर। अगर आप इनिशियल स्टेज में तो बहुत कम पूछते हैं। अब जैसे हम अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, अगर वो पूछते हैं हम्म। भाई, अगर वो किसी फर्म से ना कंपेयर करते हैं, तो कभी भी किसी फर्म की बुराई मत करो। अगर आप बुराई करते हैं तुरंत एलिमिनेट है आपके। तो कभी भी बुराई नहीं करनी है। आप थोड़ा सा बस उस फर्म को बढ़ा चढ़ा के दिखा दो दूसरी फर्म्स के कंपैरेटिव पे। अब डेलोट वाला पूछता है, लेट्स सपोज आपके सचिव प्रोजेक्ट में इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आप उनको 5 6 बड़े क्लाइंट्स का नाम बता दो, सर ये देखो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स इस फर्म के पास है, तो इसके लिए मैं आपकी फर्म से ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि केपीएमजी बुरी फर्म नहीं है, बट मैं अपने आपको ज्यादा अलाइन डेलोट से मानता हूँ। कि आप बुराई मत करना ओके। कभी भी कि भी मैंने सुना है कि वो फॉर्म बेकार है, ये है वो है, ये कभी भी ना बोलना, तुरंत एलिमिनेट जाएगा। ओके। वो वो जस्ट ये देखना और चाहते हैं कि आप और कितना तैयार हो। ठीक है। और एक था अगर मतलब मेरा जो डोमेन है मुझे चाहिए वो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन भी। तो अगर वो पूछता है कि बाय यू चूज दिस डोमेन, तो फिर कैसा आंसर करना चाहिए कि उसमें जो स्किल्स लगते हैं वो मेरे पास स्किल है इसके लिए मुझे ये चाहिए, या फिर किस तरह से। देखो, उसमें 2 3 चीजें हो सकती हैं। पहले आप जैसे हर कोई बंदा होता है वो टैक्स टैक्स के बारे में समझाते होते हैं, टैक्सेस या कुछ। सेकंड आप बता सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है, आजकल लोगों को टैक्स के बारे में कम पता है, उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन लीड की जा रही है मार्केट में। जैसे आजकल बहुत पोस्ट आती है कि इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स आती है कि भाई जैसे कल परसों मैं लिंक्डइन पे पढ़ा था, एक जने ने 18 लाख का जीरो टैक्स कर दिया रील्स में। बट उसके बाद एक सीए ने करेक्टली पोस्ट किया उसके रिव्यू पे, समझा रहा था कि भाई जो जो तरीके हैं, बहुत गलत तरीके हैं, और इसके ऊपर आपके नोटिफिकेशन आने में काफी चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक तो आपकी डोमेन के बारे में, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसमें आप हेल्प करना चाहते हैं कि सर मेरे पास एक अच्छी नॉलेज नहीं है, तो मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों को क्लियर को बेटर हेल्थ क्लियर करके दे सकता हूँ। थर्ड, जैसे टैक्सेस में क्या रहता है उनका मानना कि मेरे को टैक्सेस में आ रहा है, अगर आप वैसे इनिशियल स्टेज में कुछ भी नहीं है, बट लेटर ऑन जैसे केस क्लोज होता है कि तो टैक्स का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट आप कुछ केस लो उसको रेफर कर सकते हैं सर, किसी ने देखिए कि केस लो टैक्स के बारे में आजकल गवर्नमेंट काफ़ी अमेंडमेंट्स लेके आ रही है, कुछ अपडेशंस हो रही है।
तो उनके थ्रू अगर एक पर्सन अपने आप को अपडेट रखता है टाइम के साथ साथ, तो एक उनके लाइफ में अच्छी अनाउंसमेंट मिलती है इस वजह से। जैसे आप अगर सचिन प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो भाई स्टैट ऑडिट, तो लोग स्टैट ऑडिट को समझा देते हैं, बट मेरा मानना है कि आप उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर पढ़ लीजिए। अगर लेट्स सपोज आपका ईवाई में इंटरव्यू हो रहा है तो आप ईवाई के कुछ क्लाइंट्स को ढूंढ लीजिए। एनिमल रिपोर्ट से ढूंढना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, कोई एफर्ट्स डालना नहीं चाहता कि आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी उसमें देखा कि ईवाई ने, जैसे मैं गाड़ी पे देखा था शायद, मेरे को रिजल्ट शो नहीं है, तो उनकी एक रिपोर्ट पे डिस्क्वालीफाइड ओपिनियन था क्योंकि उसमें रिलेटेड पार्ट ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से था उनका। तो आप उस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि सर इसका कोई इन्होंने दिया है, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये सब चीज़ें झूठी होती है कि हमेशा सीए पैसों के लिए साइन पर होता है, बट ऐसा स्टैंड बाय नहीं होता। फॉर्म्स के अपने एथिक्स होते हैं, मैं उस एथिक्स को फॉलो करके अपने बेटर रेपुटेशन बिल्ड करना चाहता हूँ फॉर्म्स के साथ साथ अलाइन करके। तो उस तरीके से ओके, तो फिर ऐसा मतलब हेल्प करने के लिए के अलाइन में आंसर करना चाहिए, क्या चीज़ मतलब सोल्व। उन लोग को सर्व करने के लिए मुझे डीटे में आना है या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो ऐसा अलाइन करके आंसर करना चाहिए। यार ओके। पता है क्या होता है इससे, दो चीज़ें होती है। जब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं ना, कुछ कैंडिडेट्स अगर आप रियलिटी में मिलेंगे वो बिल्कुल क्या देते नहीं, वो हवा में आंसर देते हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ स्टार्टिंग में, जब मैंने इंटरव्यू दिए थे मेरे को कुछ पता नहीं होता था क्योंकि मैं तैयार नहीं रहता, तो मेरे को पता नहीं होता इंटरव्यू के आंसर्स कैसे देंगे, मैं रिजेक्ट भी बहुत बार हुई, फॉर्मेट भी हुई, 6 में भी हुआ, नॉलेज। उसके बाद जब प्रॉपर तैयारी की, सब चीज़ें एनालिसिस की, तो वो आंसर देने का तरीका होता है। तो जब कोई बंदा है, दो जनों का इंटरव्यू शुरू में है, एक हवा में बातें फेंक रहे हैं, एक आप उनके प्रॉपर अकेडमिक्स एज वेल एज जो उनके कैरियर पेज होते हैं, अगर आप उनसे अलाइन करते हैं चीज़ों को, तो एक बेटर वे में स्ट्रक्चर वे में आंसर जाता है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और जब हम उनकी बातों को उनके सामने ही प्रेजेंट करते हैं, तो एक प्लस पॉइंट हो जाती ओके, थैंक यू। Hello, sir. है। बताइए। Hello. बताइए। Yeah, sir. The first doubt is about my name is Sudeep. My doubt was that is there any scope for CA articles with multiple attempts in Big Four? This kind of chances, like if they in CA there is nearly 3 attempts, within 3 attempts it is accepted. More than three to five, it takes some more efforts, but more than five, it is some kind of rare chances. Yeah. But still you can try. My first group was cleared in the first attempt, and in the May 24 I failed. Okay. And if I clear in this September 24 attempt, will there be a scope for me in the Big Fours? First, I like to address your query. For the CA admission, your board groups will be cleared. So I think that you Yeah. should focus on your second group rather than CA Yeah. admission. I Yeah. think open your book, start studying. To be honest. Yeah, I'm already studying. That's why I didn't switch on my Don't camera. don't worry, yeah. First Thank you. exam, Thank you, first sir. first exams में come. Yeah. हेलो। हेलो, Yes. और क्वेश्चन है। Okay. अभी जैसे कि अभी मेरा जो डोमेन है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, जो सी इंटर में उसका कोई ग्लिम्सेस नहीं है, तो वो इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे? वो मुझे पूछेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिलेटेड, मतलब यार बेसिक्स तो पता है, मैंने यूट्यूब से मैंने ऐसा अदर सोर्सेस के पढ़ा है, पर ऐसा नहीं पता कुछ चीजें तो एक्सेप्टेबल है ना, है कि नहीं ऐसा मतलब? एक्सेप्टेबल होता है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग में एक न्यू डोमेन होता है क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में सीए फाइनल में डीटी में पढ़ाया जाता है, बट जो उसके यूट्यूब से लेक्चर्स होते हैं तो सब वही देखे जाते हैं, पन्ना बताऊंगा सर के, बीबी सर के। तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स होते हैं बट वो एक्सेप्टेबल होता है, बेसिक्स होना चाहिए। और डीटी भी पूछेंगे, जो सीए इंटर में है, वो डीटी तो कंफर्म पूछेंगे। हाँ, डीटी का तो रहता है क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ है और तो एक बार आप कुछ और सब्जेक्ट्स का पूछेंगे वो, थोड़ा देगा चांस। आईडीटी? देखो, पूछने का अभी तक जैसे अभी हम फ्रेशर होते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाए तो वो टैक्स का नहीं पूछेगा, टैक्स वाला ऑडिट का नहीं पूछेगा। एक आधा क्वेश्चन बीच में उठा लेते हैं वो, तो हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। ये नहीं होता यार, जैसे क्या होता है कि अगर किसी डोमेन पर्टिकुलर डोमेन का इंटरव्यू, तो मेजोरिटी उसमें रहता है, मेजोरिटी इन द सेंस 70 to 80%, 70 to 90% कंडीशन, 10% कुछ आउट ऑफ बॉक्स हो भी सकता है।
वो डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ बताइए। सर अभी मुझे रिसेंट हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी एक लोकेशन पे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल जीटी में रेफर किया जा चुका है मुझे, तो वही डोमेन के लिए मैं कहीं और रेफर हो सकती हूँ? मुझे मेल आया है रेफरल का। पोर्टल पे सेम ईमेल आईडी सेम फोन नंबर से मिल सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी और फोन नंबर चेंज करते हैं तब मिल सकते हैं। वैसे आप एचआर के साथ शेयर कर दीजिए रिज्यूमे, कोई कभी बार उठा भी लेते हैं वो। ओके। और सर अगर मान लो, और ये वैकेंसीज का भी मैंने पूछना था, जैसे बिग फोर में तो अभी वैकेंसीज है नहीं, ज्यादातर अभी यही सुन रहे हैं, बट टॉप 20 में है क्या वैकेंसी स्टार्ट ऑडिट में? मुझे कोई idea नहीं है इस चीज़ में। ओके, थैंक यू। Anand, please speak up. Business consulting is a kind of extension of internal audit. In the business consulting, we like to use the internal audit, IFC testing. It is a kind of SOX also. Or like there are some processes also, like if company wants that kindly rectify our P2P O2C process. Then there is a depth analysis of processes, and there is suggestions. Then rectify of their mistakes also. मीन्स if there is any some struggles, अगर उस प्रोसेस में कुछ ऐसा मिलता है कि भाई इसमें ये मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण काफी कंपनी सफर लॉस कर रही है, तो उस लॉसेस को जाके भाई किस रीजन से हो रहा है तो उनको रेक्टिफाई करवाना ये भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। काफी रिकमेंडेशन से काम नहीं चलता, उनका फिक्सेशन का काम नहीं होता है। तो बिजनेस कंसल्टिंग है, बाकी ज्यादा आइडिया में कभी आया नहीं है। तो थोड़ा सा फैक्टर एक्सपीरियंस जितना होगा तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक जितना मेरे को समझ आया है तो मैंने अपने शोर में मान लिया। और अभी से क्वेश्चन सर यार, मिड से भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, बट स्टिल जिस पर मुझे आपको लगा कि मैं घर के पास से या फिर क्लाइंट से है जिसके बैठे नहीं है, जहाँ से थोड़ी एग्जिट अगर आपको लेनी पड़ जाए ठीक है, तो वैसे करेंगे। मैक्सिमम कोई भी इसका टाइम लिमिट नहीं है, जितना जब मर्जी चाहे चाहे तो हफ्ते पे चाहे बना लीजिए। गुड इवनिंग सर। सर मुझे मीडियोकर साइज फर्म से आर्टिकलशिप करनी है, तो उसमें मुझे आगे जाके मुझे फाइनेंस के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मुझे अभी डीटी के डोमेन से करना चाहिए या ऐसी फर्म चूज करनी चाहिए जहाँ सारे काम होते हैं? एक इसके बहुत पर्सपेक्टिव होता है कि कई जगह पे तुमको लगता है कि बिग फोर वर्सेस मिड साइज। अगर जैसे कभी देखा हो कि बिग फोर वाले जगह कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं वो ना बिग फोर को प्रेफरेंस दे देते हैं कि भाई तुम किसी भी फील्ड में हमारी कंपनी में इस फील्ड में आ जाओ। तो इस चीज़ पर हमें काफ़ी इंडस्ट्रियल टेक्निक को बेनिफिट रहता है कि वो ओपन टू प्रोफाइल होता है। जैसे अभी मैंने देखा कि ये कुछ वो इंटरनल ऑडिट और बिजनेस कंसल्टिंग बिग फोर से अभी वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में गई, इंटरनेशनल टैक्सेशन और टैक्स के लिटिगेशन पार्ट में। तो काइंड ऑफ लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल होता है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। तो वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कहाँ करनी है, कहाँ पहुँचने है, उसको इवेलुएट कर लेना। और मिड साइज भी अच्छा ऑप्शन है, वहाँ आपको सब काम सीखने को मिल जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। और कुछ जनों को ये आता है कि वो प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा होता है कि जिस बिग टॉप 6 में अगर आपकी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो कुछ 5-6 जगह अपना जैसे दोस्त मिल जाते हैं, जीएमसीएस हो गया, आईपीटी हो गया, या ऑफिस में कभी भी मिल गए कलीग्स हो गए, या कभी भी किसी भी कारण से उनका मीटअप हो गया, या पीजी है तो आसपास वाले दोस्त मिल जाता है अदर दिल्ली के। तो वो 5-6 जगह अपनी मिल के फोन कॉल करते हैं, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। तो आप काफ़ी मिलने की फील्ड्स को देखोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रोफाइल्स ऐसी मिलेगी जिन्होंने अपनी अच्छी फिक्सों से किया है और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस को रन करें। There is no list, no list of companies experience, और ये लिस्ट एग्जिस्ट भी नहीं करती है। एट द एंड ऑफ उसमें आप ये इंटरव्यू के एंड में आप ये पूछ सकते हैं कि सर व्हाट काइंड ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी आई कैन एक्सपेक्ट इन द इनिशियल फेज ऑफ माय आर्टिकलशिप डेज, और कैन यू प्लीज ब्रीफ मी अबाउट माय रोल, कि भाई मेरा उसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। या जैसे कि मैंने बताया कि आप पूछ सकते हैं कि मेरे को स्टार्टिंग के दिनों में कैसा काम मिलेगा, या आप पूछ सकते हैं सर अगर मेरी ज्वाइनिंग में टाइम है तो मैं इतने में कौन से स्किल्स को सीखूं जो मेरे ड्यूरिंग दी फेस इनिशियल डेज में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वो बहुत अच्छा ब्रीफ कर देते हैं
देखो अगर आप ये सीखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जल्दी ग्रेड बन जाएगी। इसका कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आपको कितना वेट करना चाहिए, ये आपकी टोटली आपकी विषय कितना आपके अंदर पेशेंस है, और ये कोई भी फॉर्म नहीं है। और मेडिटेशन शिक्षा मतलब है जितनी जल्दी कार्यशिप करेंगे उतनी जल्दी फाइनल तय करेंगे, मेरा मन नहीं है। Partnership is a part of the CSP. सर टॉप 20 बिग 4 बिग 6 के अलावा वो सब मल्टीपल अटेम्प्ट, जैसे मेरे 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, तो वो हायर करते हैं क्या, या फिर वो भी फिल्टर करेंगे? नहीं, आज से करते हैं। कैन यू प्लीज रिपीट? इतनी दिक्कत नहीं आती है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, 4 तक हल्की सी आती है, बट मिड सेज वाले कोई कुछ नहीं देखते, उन्हें इमीडिएट जोड़ना चाहिए। up to 3 attempts it is a subject. और अप्लाई करने का बेस्ट वे एचआर को मेल करना है, या फिर जैसे अपने को ईमेल आईडीज मिल जाती है पर्सन के नाम से कि उनको, अगर एचआर को है जो भी आपको मिले, तो बेस्ट है क्या? अच्छा मिला, 4% के मिले, परसेंट के मिले, जो भी तरीका मिले, कैरियर पेज पे जाओगे तो उनके पार्टनर रहता है, एम्प्लॉइज से रीच आउट करेंगे, दिस एवरी मेथड यू शुड अडॉप्ट सो दैट बाद में दिक्कत नहीं। बट ये नहीं है जैसे आज एक जगह को मैंने थोड़ा गुस्सा मिला कि उसका कैसे होता है, वो डेली मेरे पास रिज्यूमे शेयर कर रहा था मेरी पर्सनल ईमेल पे, आई डोंट नो उसने कहाँ से की। अब डेली ईमेल कभी भी ना, जैसे उनका मैं सुबह डेली अपनी पूरी ईमेल और रिज्यूमे शेयर कर रहे थे, वो भी अलग अलग ईमेल क्रिएट की, तो वो काफ़ी गंदा लग रहा था। लेकिन मैंने उसको इस बात पे अच्छे पर रखा, तो मैंने उसको बोला था कि कभी भी ऐसा करने में जाए, एक बार अपना ईमेल शेयर करें। हाँ, हम लोग की सर ने पहले तो हम लिखी, अगर नॉर्मल जन के पे गला, फिर उसको पूरा समझा के अपना लिंक शेयर करें। फिर उसी दिन जैसे अगर आपने मंडे को शेयर किया, तो अगले मंडे को उसी मेल के ऊपर रिप्लाई और करके फॉलो अप लीजिए, कि सर आई वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, चैट जीपीटी कर लो, वहाँ से बड़ा अच्छा चलता है, वो फॉलो बड़ा अच्छा लगता है। नई ईमेल क्रिएट मत करो, एक तेल मेल को क्रिएट करो ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट। सर मैंने अभी, मेरे को लगता है कि 70 अप्रॉक्स मेल्स कर चुकी हूँ मैं टॉप 20 के, जितने भी मेरे को लोग मिले, और मुझे बस 2 फॉर्म से रिस्पॉन्स आया, और बाकी तो 2-3 से ऐसे आया कि करंटली वी हैव नो वैकेंसीज। करो सर ये नॉर्मल है क्या? तुम्हें 200 आया, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 100 में से एक पे आएगा, 1 आउट ऑफ 100 को भी लेके चलता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली होता है कि यार कुछ टाइम वैकेंसी नहीं होती है, आप कुछ जने ईमेल्स को धक्के से डाल देते हैं लिंक पे, फिर तब तक वो ईमेल्स उठा लिए कि भाई 3 महीने पहले वैकेंसी आई है। तो थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है कि लेटेस्ट ना हो, कुछ पुराने को शेयर करते हैं, क्या आउट ऑफ हो गया, ईमेल बेस करके पैसे बनते हैं, एक ही चीज़ है। बट परेशान नहीं करना किसी को, और किसी को कुछ रिज्यूमे दिखाना, 5 मिनट्स लगेंगे। आपने जैसे कोठारी में भी की थी आर्टिकलशिप, तो उसमें अप्लाई रेफरेंस के थ्रू किया था आपने, या फिर ऐसे सिंपल एचआर को मेल? यहाँ तक अच्छा को भी किया था, एम्प्लॉइज को भी किया था, फिर मेरे को शायद उसी दिन कॉल आ गया था, सुबह किया था, दोपहर को कॉल आ गया था, शाम को इंटरव्यू होती सब हो गई। तो इनका वही सीन होता है ना कि एचआर को भी शेयर कीजिए, एम्प्लॉइज को कभी के बाद इनको इमीडिएट देना चाहिए, ये तुरंत रिज्यूमे देखा, सब पसंद आ गया, इंटरव्यू में आपने बोलो मैं इमीडिएट ज्वाइन करूँ, आ जाए। तो अगर जब मेल्स में ये लिखना सही रहेगा कि आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली, अवेलेबल टू ज्वाइन, यार ये सब, मैं हमेशा पता और कैसे रिज्यूम? बताता हूँ, मैं हमेशा पता कैसे, एप्लीकेशन फॉर सी आर्टिशन अंडरस्कोर इमीडिएट ज्वाइन,
लेकिन मेल हमेशा ऐसे जाते हैं। ईवाई में मैंने हमेशा ये मेल भेजी है, एप्लीकेशन फॉर सीआरटीशिप अंडरस्कोर इमीडिएट ज्वाइनिंग। अपना चाहे आप ईमेल की बॉडी में देख सकते हैं कि आपके आईपीएससी कंपनी क्या है और आप इमीडिएट ज्वाइनिंग, वन आप सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं ताकि सामने वाले के पास मेल जाए, उसको सामने से देखे हाँ ये बंदा इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल। ओके सर, और एक और क्वेश्चन है, जैसे ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि स्टैट और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस बताइए। तो हमको तो जैसे नॉर्मल है कि हाँ वो बिजनेस के बारे में होता है ज्यादा, इनटू इंटरनल ऑडिट, और स्टैट थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। आप थोड़ा इसको इलाबोरेट करके बता सकते हैं डिफरेंस? आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, तो अपनी बुक्स वाला बोल सकते हैं। और सेकंड, सबसे पहले ना उनको, जब भी आपसे इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाए, उनकी बेसिक थिंग होती है कि आप पहले अपने माइंड में तुरंत आपको सेकंड्स मिलते हैं, तो सेकंड्स में आप बोल दीजिए सर आई कैन डिफरेंशिएट इन थ्री पार्ट्स या इन थ्री पॉइंट्स। पहले आप डेफिनेशन समझा दीजिए, फिर सेकंड थर्ड में ना आप ये बोल सकते हैं सर स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मेनली कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट इन इंटरनल ऑडिट, जैसे अगर आपका लेट्स सपोज आप इंटरनल ऑडिट में जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट के बारे में आपसे डिफरेंस पूछा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और स्टैट, तो आप स्टैट को हल्का सा एक्सप्लेन कीजिए, इंटरनल को ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर इंटरनल ऑडिट वी लाइक टू टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। फिर आप बिजनेस प्रोसेस में बुझाइए कि मनी लाइक बिजनेस प्रोसेस लाइक P2P, O2C, HR, the government, or many other processes. So in this, we like to elaborate the every steps of the business and gain the knowledge about and how the risk and how the controls applied. But in the as compared to financial statements related, we just to check the financial statements transactions are properly recorded or not, and they are as per the accounting standard and auditing standard is not for only. But in internal, we like to explore the many things practically. वैसे मेरे को एक्सट्रैक्ट वाला लिखना आ रही है ना, बट आप इसमें जब भी डिफरेंसेस पूछे तो आप इसी के साथ बता सकते हैं। पहले आप देखिए आप कौन से डोमेन में खड़े हैं, फिर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए, किसी को कम कर दीजिए, बट बुराई किसी की भी नहीं करनी है डोमेन की। सर मैंने सुना कि इंटरव्यू वालों की इज्जत नहीं होती, प्लेमेट पे बट स्टार्ट वालों की इज्जत नहीं होती, ये सब बातें यार ट्रेनिंग या इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत कंटेंट ऐसा आ रहा है कि वो बहुत इरेलीवेंट होता है, सबके बारे में वही घूमता है। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स आती है कि सोशल कॉर्पोरेट जॉब वाले ये है वो है, और वो फिर जॉब नहीं करते, उनका काम है बिजनेस का, उनका रील्स का काम है। तो प्लीज उनके आउट ऑफ बॉक्स से आके हमें अपनी रियल लाइफ पे इंजॉय करना है, काम से। अगर आपको कोई क्वेश्चन बताइए प्लीज। लास्ट डेट क्या सही रहेगी वेट करने की आर्टिकलशिप के लिए, टॉप 20 से रिप्लाई के लिए? यार अकॉर्डिंग टू मी 15 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें 15 अगस्त मेरा क्यों है, क्योंकि इसका मेरा मेन बेसिक आइडिया लेके चलता हूँ, 6 महीने की आपको लीव्स मिलेगी मिलेगी। अगर आप जैसे ना कई जने, मैं भी उनमें से एक हूँ कि जैसे मेरी रजिस्ट्रेशन है 28 अप्रैल की, अब मैं ट्रांसफर लेता हूँ तो मेरा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, भाई एक दो दिन का गैप आ गया तो मेरा अटेम्प्ट आगे पीछे ना हो जाए। तो आप प्लीज़ एक या डेढ़ महीना पहले लेके चलिए, आप अगर साइन भी लेके चल सकते हैं कि अगर आपको एक डेढ़ महीना पहले दे रहे हो तो आपका पीस ऑफ माइंड देगा कि अगर मेरे को आपको ट्रांसफर लेना पड़ गया, कुछ भी दिक्कत आ गई, मेरे पास सेफ है। और सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, 2 महीने पहले आर्टिकल कंप्लीट होगी, 2 महीने की, 6 महीने की परमानेंट लीव्स, 8 महीने की छुट्टी आपकी टन टन आता है। 15 अगस्त आप रिप्लाई के लिए वेट करना बोल रहे हो, या फिर इंटरव्यू होके सब होके सिलेक्ट होने का? 30 अगस्त तक सब डन लगा। ओके। उसके ऊपर ज्यादा तो थोड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है, बट जा सकते हो यार। कई जने बोलेंगे आप विवेक गलत बोल रहे हैं, तो सितंबर अक्टूबर अपना दोनों के सब आपकी मर्जी होती है, बट मेरा अकॉर्डिंग आपको अगस्त तक लास्ट करना चाहिए। सितंबर में कोई ना कोई फॉर्म से स्टार्टिंग कर लेनी चाहिए, बाद में किस्मत में होगी वो फॉर्म मिल जाएगी। मतलब अगर जैसे आर्टिकलशिप हम लेट स्टार्ट करते हैं तो फिर वो 6 मंथ ही देंगे हमें लीव, या फिर ये लीव का ही पीरियड जा रहा है जो अब जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो तुम्हें यार, वो तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि वो तुम्हें मिलेगा मिलेगा, वो तुम्हारा बिल्डिंग पे है ना, उसमें कोई कुछ नहीं चलेगा, उसको टेंशन नहीं करनी। ओके, थैंक यू। ठीक है बस। सर बट न्यू स्कीम के में तो 6 मंथ्स लीव तो अलग हो गई ना, 2 साल हाँ कंप्लीट मैं करने के बाद वही बोल रहा हूँ ना सिक्स कि मंथ्स है। 6 मंथ आपका फंडामेंटल राइट हो गई, और 2 महीने पहले आप चलते एडमिशन कंप्लीट कर लेंगे, वो आपका एडिशनल पीरियड हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर ठीक गाइडेंस। है।